कल 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताएंगे। एक ओर प्रगति यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी हैं, तो दूसरी ओर सीएम की यात्रा पर खूब सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक होगा। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला से सीएम प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 6 जिलों का जायजा लेंगे। पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। 24 दिसंबर को सीएम नीतीश पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर अवकाश रहेगा। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा होगी और 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। सीएम नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार 19 सालों से यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा नीतीश ने तब शुरू की जब वो बिहार के सीएम भी नहीं थे। हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में और सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू यात्रा के फायदे गिना रहा है तो आरजेडी सवाल उठा रहा है। बार बार बदल रहे यात्रा के नाम पर चुटकी लेते हुए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि ये सीएम की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि पर्यटन यात्रा है। तेजस्वी भी इससे पहले सीएम की यात्रा को अलविदा यात्रा बता चुके हैं कि यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में तो इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं और नाम कुछ भी रख ले। सीएम की यात्रा पर सियासत जारी है। सीएम अपनी यात्रा में बिहार की तरक्की और समृद्धि के बारे में बताने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। विपक्ष बिहार में विकास पर सवाल उठा रहा है। अब ये देखना होगा कि चुनावी साल में यात्रा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और सासाराम संवाददाता अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर इंडिया अलायंस की ओर से टीका टिप्पणी हो रही है, जिसके बाद बिहार एनडीए के सारे घटक दलों ने यह साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। रिपोर्ट देखिए। 2025 फिर से नीतीश, चाहे कुछ भी कर ले, चेहरा कोई भी रहे, 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है। नीतीश जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से पाटलिपुत्र के सम्राट बनेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है। बिहार एनडीए के घटक दलों ने ये तय कर लिया है कि अगले साल होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कोई किंतु परंतु या फिर भ्रम की स्थिति नहीं है। 2020 में भी यही हम लोगों ने किया था। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हुए और आगे भी रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन एनडीए ने अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी सीएम नीतीश के साथ लगभग 3 दशक से चली आ रही दोस्ती और विश्वास का मिसाल दे रही है। इधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। कोई चर्चा नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हालांकि सीएम नीतीश के नाम पर विपक्ष की ओर से खूब टीका टिप्पणी हो रही है। मुख्यमंत्री का नाम बार बार दोहराए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी पूछ रहा है, सीएम नीतीश के नाम को रिपीट करने की नौबत क्यों आ रही है। एक हफ्ते से कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा कि हम चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। उन नीतीश के दल के लोग कह रहे हैं कि अभी नेता तय हो जाए। तो देख रहे होंगे एक हफ्ते में 4 बार बयान बदले हैं एनडीए के। पटना में हुई एनडीए की बैठक और उसके बाद एनडीए के नेता साफ कर देना चाहते हैं कि विपक्ष लाख कोशिश कर ले, इस बार 2020 जैसा कंफ्यूजन नहीं होने वाला। टीम तैयार है, 2025 का इंतजार है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में जुट गई है। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। शनिवार को नित्यानंद राय के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक के बाद हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के 31 सदस्य शामिल हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो रहा है। विपक्ष को जवाब देने और एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी मंथन चल रहा है। बीजेपी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में जुट गई है। अगले साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी की तैयारी को देखिए, अभी से ही प्लानिंग में जुट गई है, स्ट्रेटजी बनाने में जुट गई है। और इसी कड़ी में बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 2 दिनों तक लगातार मंथन होगा। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो सकता है। एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश होगी। घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मकर संक्रांति के बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। पार्टी के संगठन पर्व का समय और आप किसी प्रदेश में चले, हरियाणा का चुनाव हुआ, आप अभी जाएंगे हरियाणा, वहां भी इतनी ही बैठक हो रही। ये भारतीय जनता पार्टी में काम करने की संस्कृति है, पार्टी के संगठन का महत्व है। इस सबके सम्मान की बात होती। संगठन के जगह पर, स्थान पर कौन बैठेगा, कैसे व्यवस्थित की जाएगी, कैसे चलाना है, ये सारी चीजों पे चिंता की जाएगी। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव से जुड़े हुए एक मुद्दे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बिहार में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के बाद में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी के महामंथन में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरियाणा से सूरजकुंड से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। जेडीयू ने आज पटना से कर्पूरी रथ और नारी शक्ति रथ को रवाना किया। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 19 साल से यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा तब शुरू की गई जब सीएम नहीं थे और तब यात्रा इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि जो लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राष्ट्रपति शासन में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने दी गई थी। सीएम नीतीश कुमार लोगों के बीच जाने का मकसद जमीन पर चल रहे काम को देखना है, फीडबैक लेना है। इस यात्रा का मकसद अगले 5 साल में बिहार में उद्योग धंधे स्थापित करना और रोजगार लाना है। नीतीश कुमार जो है लोगों के बीच में जाते रहे हैं, वो हमेशा बोलते हैं लोगों के बीच में जाते हैं तो नई रोशनी मिलती है, वहीं से ताकत मिलती है और अभी भी जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 4 डिग्री से 44 डिग्री तक में ठंडा से गर्मी में कितना यात्रा कर चुके। हर एक यात्रा का अपना कहानी है। कौन मुख्यमंत्री इतना यात्रा करता था? तो मुख्यमंत्री जी का है कि एक डेवलपमेंट तो हो गया, रोड, सड़क, बिजली का। अगला जो डेवलपमेंट है जिसमें उद्योग, इन्वेस्टमेंट, रोजगार, वो अब अगले 5 साल में बिहार में खड़ा करना है कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करें। और नीतीश कुमार जी ये करके दिखाएंगे। इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है। पहला यात्रा तो तब शुरू किए जब मुख्यमंत्री नहीं थे, यह यात्रा शुरू किए। यात्रा इसलिए करनी पड़ी, जो लोग संविधान लेके घूम रहे हैं उन लोगों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। जी लोगों के बीच में निकलते हैं, उनके निकलने का एक ही उद्देश्य है कि जो काम जमीन पे चल रहा है उसको देखना और क्या कर सकते हैं। और जब लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आंख से देखते हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। बिहार में एक आईएएस अफसर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। आईएएस अफसर मिहिर कुमार सिंह ने पंचायत लाइब्रेरी की लिस्ट में अपने पिता की 36 किताबों को शामिल करा दिया। इसके बाद आईएएस अधिकारी मिहिर कुमार सिंह की आलोचना हो रही है। लिस्ट में शामिल पुस्तकों में मात्र एक लेखक रामधारी सिंह दिनकर की ही
47 रचनाएं आईएएस के पिता जगदीश प्रसाद सिंह की 36 रचनाओं से ज्यादा है। पंचायती राज विभाग के मंत्री ने इस पूरे मामले की समीक्षा करके नए सिरे से पुस्तकों की अनुशंसा करने की बात कही है। इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में एक आईएएस अफसर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। ये आईएएस अफसर हैं मिहिर कुमार सिंह। मिहिर कुमार सिंह जब पंचायती राज विभाग में अपर मुख्य सचिव थे, तब इन्होंने सरकारी पुस्तकालयों में अपने पिता की 36 किताबों की सूची में शामिल करवा दिया। दरअसल बिहार के 80-153 पंचायतों के ग्राम पंचायत भवनों में पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें किताबों के लिए पंचायती राज विभाग ने प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के चयन के लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 323 पुस्तकों का चयन किया, जिसमें पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे मिहिर कुमार सिंह के पिता की 36 किताबें शामिल कर ली गई। मिहिर कुमार सिंह 2022 से 25 अक्टूबर 2024 तक पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं। अभी वे फिलहाल पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। इस पूरे मामले में मिहिर कुमार सिंह ने अपनी तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन न्यूज 18 के पास पंचायती राज विभाग का वह पत्र है जिसमें तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। कल्पना कुमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, अपर सचिव रही हैं, और सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इन्होंने निर्देश दिया था कि ग्राम पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र, पंचायत पुस्तकालयों की स्थापना के संबंध में, और इसमें उन्होंने तमाम जो पुस्तकें हैं उनकी सूची जो है वो पंचायती राज पदाधिकारी जो जिले में तैनात हैं उनको भेजा था उन्होंने। और इसमें डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह की कई जो पुस्तकें हैं उनकी चर्चा की गई है, जैसे राग मलार, नट नारायण, भागीरथी, मृग तृष्णा, अमावस की रात, इंद्रधनुष, रहमान नामा, विजय पर्व, स्वप्न 10, गोधूली, अनुसुईया, चक्रव्यूह, कुललक्ष्मी, विसंगति, गंगा स्नान, नीला पजामा, दिव्य ज्ञान, 14वीं का चांद, आस्था, शंखनाद, सागर तट के सीपखंड। तो ये जो तमाम पुस्तकें हैं ये डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह की पुस्तकें हैं। और इस पूरे लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ऐसे लेखक हैं जिनके पुस्तकों की संख्या डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह के पुस्तकों की संख्या से ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। इस पूरे मामले में भले ही मिहिर कुमार सिंह ने कोई प्रतिक्रिया ना दी हो अब तक, लेकिन विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा कराई जाएगी और जो मौजूदा पुस्तकों की सूची है उसको रद्द किया जाएगा और नए सिरे से पुस्तकों की सूची बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना और आसपास के जिलों की सूरत बदलने के लिए रिंग रोड का निर्माण तेजी से जारी है। देखिए, रिंग रोड के निर्माण के लिए लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रिंग रोड और गंगा पुल के निर्माण से बिहार के दियारा क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। हालांकि लोग मुआवजे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। राजधानी पटना में रिंग रोड निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रिंग रोड के निर्माण के लिए शेरपुर और खासपुर इलाके में मकानों को तोड़ा जा रहा है। 80 मकान में से 70 मकान को जिला प्रशासन ने तोड़कर हटा दिया है। रिंग रोड के लिए अतिक्रमण हटाने का 90% काम पूरा हो चुका है। सारण और वैशाली में भी रिंग रोड के लिए अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग चल रही है। दिघवारा में 50 से ज्यादा मकानों को हटाने का प्लान है। हालांकि लोग मुआवजे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हम मौजूद है शेरपुर में और शेरपुर से ही रिंग रोड निकल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो मकानें टूटी हुई है ये रिंग रोड की वजह से ही जो है टूटा है। और रिंग रोड 3 जिलों को लेकर के बना रही है और रिंग पटना के साथ साथ सारण, वैशाली को भी जो है कवर किया जा रहा है। और यहीं से जो गंगा पर पुल निकलेगा और दियारा के लोगों को भी इससे फायदा पहुंचेगा। किस वजह से टूट रहा है? मकान हमारा रोड में चला गया है, 18 फीट बिना नोटिस के टूट रहा है। और अचानक 18 तारीख के दोपहर में हमारे मकान पर आकर के निशान दे दिया गया और कहा कि मकान टूट के हटा लो, नहीं तो हम लोग बुलडोजर से ढा दे। पुल बनने की प्रक्रिया में जो एक्वायर किया गया है वो तो सरकार जब एक्वायर की है, पैसा दी है तो उसका अधिकार है तोड़ने का। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कम से कम 15 दिन का नोटिस चिपकाना चाहिए था हार्ड कॉपी सबके। दिघवारा शेरपुर सेतु बन रहा है, सेतु बन रहा है, तो उससे कुछ विकास होगा। यहाँ रोड पुल बनेगा तो विकास तो होना ही होना है, लेकिन उसके पहले जो विनाश हो रहा है।
पटना रिंग रोड की कुल लंबाई 140 किलोमीटर है, जो कि पटना, सारण और वैशाली जिलों से होकर गुजरेगी। रिंग रोड परियोजना के पूरा होने से पटना और आसपास के जिलों में यातायात का दबाव कम होगा। इससे न केवल लोगों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी, बल्कि दियारा क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेगी। शेरपुर से ही रिंग रोड निकल रहा है, जो पटना के विकास के लिए नीतीश कुमार ने बनाने का निर्णय लिया है और भारत सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पटना, सारण और वैशाली जिले को जोड़ा जा रहा है और वो यहीं से जो दियारा को है वो भी जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे, ये किस तरह का है रिंग रोड और क्या फायदा होगा इससे? ये दिगवाड़ा से शेरपुर होते हुए कन्हौली जाएगी, जिससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की दूरी कम हो जाएगी और आवागमन जो है सो सुविधा हो जाएगी। ये 6 लेन का ब्रिज और रोड बनने से इस इलाके का काफी विकास होगा। है तो विकास का ही कर, ये तो मुख्यमंत्री का भी प्रोजेक्ट है, NHI का, गडकरी जी का, सबका है। ये 6 लेन जो पुल बन रही है, हम लोग का भी तो इसमें घर का आगे का बाउंड्री वाल जमीन सब जा रहा है। लेकिन हाँ, तो मुआवजा जो है ना, मुआवजा तत्काल सभी को नहीं मिल पाया, जैसे हमको भी नहीं मिला। करीब 40 मकान डैमेज हुए हैं और कुछ का बाउंड्री वाल टूटा है। क्योंकि हम लोग सरकार में भी हैं, भाजपा से हैं, तो विकास तो चाहेंगे। दिक्कत कहाँ हो रही है कि मुआवजा कम मिल रहा है। हाँ, विकास से तो खुश सही है, मकान जो टूट रहा है तो पहले ही से लोग को नोटिस भी दे दिया गया। आप थोड़े नया ही पुल बन रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं नोटिस नहीं दिया गया, तुरंत आकर के तोड़ दिया गया। नहीं सर, सबको जो नोटिस मिल चुका है, नापी हो गया, भले लोग को कुछ पैसा नहीं मिला है। रिंग रोड और गंगा पुल के निर्माण से बिहार के दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बाढ़ के दिनों में सुरक्षित और तेज आवागमन के लिए ये परियोजना एक बड़ा बदलाव साबित होगी। शेरपुर से दिगवाड़ा के बीच में एक 6 लेन गंगा पुल का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। ये पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं और कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय की वीसी ने कई कॉलेजों में जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बना दिया है और सीनियर को दरकिनार रखा गया है। अनशन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 9 दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं। बीडी कॉलेज के बाहर अनशन में बैठे हुए छात्र हैं और ये देखिए तमाम जो इनके साथी हैं वो धरना दे रहे हैं। आरोप ये है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कई मामले जो हैं उजागर हुए हैं और भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आया है। बावजूद कुलपति जो हैं अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। इसके साथ साथ जो बीडी कॉलेज है इसमें गलत तरीके से प्रभारी प्राचार्य बनाए गए हैं और इसको लेकर भी कुलपति अब तक खामोश बैठे हुए हैं। राजभवन से लेकर शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय से ये लोग लगातार शिकायत किए हैं, अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और जो छात्र अनशन पर हैं, नीरज कुमार झा, इनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। कि अनशन जारी है, जरा बातचीत करेंगे कि आखिर कितने प्रकार के आरोप हैं, आखिर विश्वविद्यालय कर क्या रहा है। विश्वविद्यालय इन सब आरोपों पर मौन है। कुम्हरार के विधायक ने सदन में सवाल उठाया था और साबित हुआ था कि कुलपति के द्वारा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें गलत प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति की गई है। जो नियुक्त हुए हैं प्रभारी प्राचार्य वो खुलेआम लूट मचाए हुए हैं। इस संख्या में यहाँ पर आप लोग जुटे हुए हैं, कितने दिनों से अनशन है और कब तक अनशन रहेगा? देखिए, हमारे जो भैया हैं नीरज कुमार झा, ये 9 दिनों से अनशन पे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से, ये आज की बात नहीं है, ये 2 सालों से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में गड़बड़ी चल रही है। वो फॉर्म को लेकर हो या कोई भी सीट पे हो कि बच्चा नामांकन भर चुका है, रसीद कटने के बावजूद भी बच्चे जब भी जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है और उनको कभी भी कोई भी इंसान आवाज उठाता है तो उनको बस एक ही चीज का आरोपण और उनका आरोपदार करने के लिए FIR का नाम दिया जाता है। ये VC की लापरवाही है। VC महोदय ऐसा करना चाह रहे हैं तो कर रहे हैं। बहुत लोग का आरोप है, बहुत लोगों से सुनने में आ रहा है, कॉलेज के स्टाफ लोग से ही पता चल रहा है कि पैसा ले लेकर जिनको कोई जानकारी नहीं, कोई योग्यता नहीं है, उनको प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है। सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, जूनियर लोग को यहाँ प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है। बिल्कुल आरोप बड़े हैं और कहीं न कहीं मामला गंभीर है, क्योंकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के VC जो हैं उनके खिलाफ ये लोग हल्ला बोल रहे हैं। आरोप ये है कि जो जूनियर हैं उन्हें प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है और एक कॉलेज नहीं बल्कि 4 से 5 कॉलेज में
ऐसा आरोप लग रहा है, चाहे वो बीडी कॉलेज हो या अन्य कॉलेज हो। और दूसरी तरफ जो बीडी कॉलेज है उसमें लगभग 100 छात्र हैं जिनका नामांकन लेने के लिए फॉर्म भरा गया, रसीद काट दिए गए, लेकिन अब तक उनका नामांकन नहीं हुआ है। ऐसे में छात्र नेता हो या कॉलेज के छात्र हो, अब अनशन करके धरना देकर लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और वीसी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए पटना से एक बड़ी खबर, टीआरई 3 के पीजीटी रिजल्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब 26 दिसंबर को ही पीजीटी रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। देखिए आयोग ने सभी 29 विषयों का रिजल्ट तैयार कर लिया है और आपको बता दें कि एक साथ ही सभी विषयों का रिजल्ट जारी होगा। SC ST के लिए आपको बता दें कि 9 से 10 का भी 26 दिसंबर को ही रिजल्ट जारी होगा। और आपको बता दें कि पीजीटी के अभ्यर्थियों को काफी दिनों से रिजल्ट का इंतजार है। तो आपको बता दें इससे जुड़ी यह खबर सामने आ रही है कि अब 26 दिसंबर को ही पीजीटी रिजल्ट जारी होने की पूरी तरीके से संभावना है। तो टीआरई 3 के पीजीटी रिजल्ट से जुड़ी यह खबर, अब 26 दिसंबर को पीजीटी रिजल्ट जारी होगी।